नमस्ते। गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रोफेसर रविकांत। एक कुछ ऐसा हो गया है कि मुझे वैसे तो गुरुकुल में ये था कि और यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों को लेंगे। प्रोफेसर रविकांत के कुछ मित्र हैं, इन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं कि उनसे बात करिए। लेकिन मुझे लगा कि जो बात हम लोग करना चाह रहे थे उसके लिए आप तो सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। जिग्नेश मेवाणी को कुछ दिन पहले एक उन्होंने प्रधानमंत्री के अगेंस्ट ऐसा मतलब सो कॉल्ड अगेंस्ट क्या मतलब ट्वीट किया था। उसमें कोई मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी। उन्होंने नाथूराम का नाम, गोडसे का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भाई आप उसको फॉलो करते हैं, इस तरह की बातें। खैर, उनको असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार होने तक तो ठीक था। उनके ऊपर 5 धाराएं लगाई और वो कोकाझाड़ में किसी एफआईआर के उस पर किए गए थे। कल जब वो उनको बेल मिल गई और वो जब कोर्ट से बाहर आ रहे थे तो फिर एक और उनके मुकदमा करके ये हुआ कि बरपेटा वाली में एक कोई एफआईआर होके और ऑन अ वेरी फ्लिमजी ग्राउंड की कोई सी महिला पुलिस इंस्पेक्टर को उन्होंने उनके साथ खराब व्यवहार किया, गाली दी और मोलेस्टेशन, महिला के साथ छेड़खानी। जो आदमी खुद कैदी हो वो कैसे मोलेस्टेशन कर रहा है, तो पहले तो उन पुलिस वालों का भी उस साजिश में 2-4 का नाम होना चाहिए। खैर, उनको फिर ले गए। मैं प्रोफेसर साहब आपसे सीधे सीधे ये पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि उस डिटेल में जाने का जरूरत नहीं हो, तो सबको अब पता है, सब जगह है कि इसका जो मूल कारण है, ये इनकी गिरफ्तारी जो दोबारा की गई है, ये किस बात का संकेत है या ये कोई संदेश भी देना चाह रहे हैं? ये क्यों, ये क्या हो रहा है? सिंह साहब, ये सीधे तौर पर मैं अगर जिग्नेश मेवाणी की बात करूं, जो उन्होंने कल आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि पीएमओ जो है वो बदला ले रहा है। तो और कल जिस तरह से उनकी बेल पहले हुई और उसके बाद दूसरे मुकदमे में उनको फिर से जेल के पीछे भेज दिया गया, ये इस बात को साबित करता है कि ये सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा का नंबर बढ़ाने का तरीका नहीं है, या किसी एक व्यक्ति जो डे साहब है, कोई जो उन्होंने जो एफआईआर की है, जो मोदी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, ये सिर्फ उनका मसला नहीं है। ये कल की जो प्रक्रिया हुई है और आगे भी इस बात की आशंका है कि अगर वो इस मुकदमे में भी अगर उनको बेल मिलती है तो किसी तीसरे में उनको फंसा दिया जाएगा। उनके वकील इस तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मैं बता दूं, ये बरपेटा है। एक ग्वालपाड़ा में भी इसी तरह का एक और मुकदमा दर्ज हो चुका है, ऑलरेडी तैयारी है ग्वालपाड़ा में। जी 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 बिल्कुल। तो मैं उसी की तरफ ये पूरा संकेत कर रहा हूं कि निश्चित रूप से जो जिग्नेश मेवाणी ने कहा है कि ये सिर्फ यहां से नहीं चल रहा है, ये असम का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये दिल्ली से या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये इशारा हुआ है और उसी के आधार पर जिग्नेश मेवाणी को लगातार एक तरह से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल इसमें तो ये है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब असम की पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आई है तो सबसे पहले क्या उसने विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन ली है? सिर्फ सूचना नहीं देनी होती है, बाकायदा परमिशन लेनी होती है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आर्टिकल 105 के अकॉर्डिंग उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ये प्रक्रिया कब हुई और कैसे हुई इसकी जानकारी तो हम लोगों को नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आनंद फानंद में किया गया है उसमें गुजरात की पुलिस और गुजरात की सरकार से लेकर के और असम की पुलिस और सरकार ये सारे इन्वॉल्व दिखाई पड़ते हैं और कहीं ना कहीं इनको इशारा ऊपर से भी मिला हुआ है जिग्नेश मेवाणी को अगर हम थोड़ा सा अभद्र भाषा में कहें तो ठिकाने लगाने का। अब इसके पीछे की जो पूरी रणनीति अगर आप टाइमिंग को देखें तो गुजरात के चुनाव आने वाले हैं और जिग्नेश मेवाणी ने जिस तरह की मकबूलियत हासिल की है एक बहुत कम उम्र में और बहुत जल्दी, मेहसाणा में उनकी जो लोकप्रियता है अब केवल दलितों तक सीमित नहीं है। वहां के पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि जिग्नेश मेवाणी अब वहां के सर्व समाज में बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं और एक सूचना यह भी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले थी। साथ ही साथ गुजरात विधानसभा चुनाव में भी उन्हें एक बड़े चेहरे के रूप में, एक दलित चेहरे के रूप में उन्हें सामने लाया जा रहा था। इस वजह से ये कार्रवाई हुई है। और तीसरा संकेत इस बात का भी है कि जिग्नेश मेवाणी पहले भी नरेंद्र मोदी को टारगेट करके ट्वीट करते रहे हैं, सवाल करते रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो उनकी नीतियां हैं, आप उनके खिलाफ लिखें बोलें वो उससे ज्यादा उनको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब जो उनकी ब्रांडिंग है
आप अगर उनको सीधे हिट करते हैं तो फिर उन्हें दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही ठीक ढंग से निभानी आती है। ऐसा इस तरह का गॉसिप चलता है। जिग्नेश मेवानी ने बहुत सारे सवाल पूछे उनसे, खास करके वो जो ऊना कांड है उसके बाद। तो दलितों को लेकर के नरेंद्र मोदी की क्या नीति रही है, वो कर्मियों की पुस्तक आपको याद होगी जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो मल उठाना है वो आध्यात्मिक सुख है। वहां से लेकर के उसी गुजरात में 1600 गांव आज भी है जहां पर बाकायदा छुआछूत का व्यवहार होता है। उसी गुजरात में दलितों की क्या स्थिति है, एक और उसका प्रमाण है कि आज भी वहां पर SC/ST एक्ट को लेकर के जो विशेष अदालतें बनाई जाती हैं वो आज तक वहां नहीं बनी है, जबकि एक लंबे समय तक तकरीबन 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी वहां पर। तो ये तमाम सवाल है और ऐसे में एक दलित चेहरे का राष्ट्रीय स्तर पर उभरना जो चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल रही थी, ये शायद बर्दाश्त नहीं हुआ गुजरात सरकार से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक को। इसलिए जिग्नेश मेवानी के खिलाफ ये सारे षड्यंत्र कहें या ये आपराधिक मुकदमे कहें, ये सारे हो रहे हैं। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और, क्योंकि देखिए कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हैं। अपराध सो कॉल्ड अगर अपराध है, और वो अपराध कहाँ होता है? गुजरात में। जिग्नेश मेवानी रहने वाले गुजरात के, किसके अगेंस्ट? उन्होंने बोला मोदी जी के, रहने वाले गुजरात के, सब कुछ गुजरात के लोग, और आ गए आसाम से वो करने। तो मुझे ये बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि जो स्कीम है उसको लंबे समय तक अंदर रखने का कार्यक्रम है। इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उनको या आज या कल या परसों उनको कोई रिलीफ मिल जाएगी। मेरा अनुमान यह है कि वो अभी लंबे समय तक असम में किसी ना किसी उसमें रहेंगे। देखिए सिंह साहब, इस बात को गुजरात के भी लोग अब कह रहे हैं कि क्या जिग्नेश मेवानी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी को उनसे डर लगने लगा है, या गुजरात की बीजेपी को डर लगने लगा है कि उन्हें गुजरात में नहीं, मतलब ये FIR तो जो ट्वीट है, और उस ट्वीट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके आधार पर कोई आपराधिक मुकदमा बनता हो। वो अगर नरेंद्र मोदी को गॉडसे का भक्त कहते हैं तो इसमें केवल एक ये हो सकता है कि अवमानना हो। तो अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा गाइडलाइन है कि इसके खिलाफ कोई पुलिस में FIR नहीं हो सकती किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा। जो व्यक्ति जिसकी अवमानना हुई है वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई डे साहब हैं जो असम के रहने वाले हैं, मोदी के भक्त माने जाते हैं, वो FIR करते हैं, और जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं किसी भी तरह से एप्लीकेबल है ही नहीं। और यही वजह है कि उनको तीसरे दिन ही जमानत मिल गई थी। लेकिन फिर जो दूसरा अभी जो FIR हुई है उनके ऊपर, जिसमें महिला पुलिसकर्मी के साथ जो आरोप लगे हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो आरोप जिस महिला ने लगाए हैं उनके साथ एक डिप्टी SP रैंक के अधिकारी चल रहे थे। तो डिप्टी SP और भी कई और पुलिस वाले क्या कर रहे थे जिस समय जिग्नेश मेवानी मोलेस्टेशन कर रहे थे? ये बहुत बड़े सवाल है। और ये भी है कि पुलिस वाले के द्वारा कराई गई FIR उस तरह से टिकती भी नहीं है अदालत में। अदालतें इस बात को जानती हैं, वरना हर थाने में जाने वाला व्यक्ति को 2 और FIR कर दीजिए, फिर निकले तो 1 और FIR कर दीजिए। ये सब नहीं होता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और ये जो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है या जो हेमंत शर्मा की सरकार है, गुजरात की सरकार है, वो संभवतः बंच ऑफ थॉट्स को आपको पूरे तरीके से इस देश में लागू करना चाहते हैं। जो गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में सीधे तौर पर लिखा है कि लोकतंत्र भारत के जनमानस के अनुकूल नहीं है, वो उनको एक अधिकारीवादी शासन चाहिए। तो क्या उस तरफ अब देश बढ़ चुका है? आशंका तो बहुत लंबे समय से है, लेकिन अब जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तारी के बाद, या अनंत तेल तुंबड़े और सुधा भारद्वाज जैसे लोग तो बहुत पहले से हैं, तो क्या अब बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लोकलाज से लोकतंत्र चलता है, अब वो भी लोकलाज नहीं बची है। ये स्थितियां बन गई हैं आज की तारीख में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक लंबे समय तक उनको गुजरात से दूर रखने की कोशिश हो रही है, उनको सबक सिखाने की कोशिश हो रही है कि अगर आप मोदी पर सवाल खड़े करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी क्या लोकप्रियता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। जो अभी देखने में आ रहा है पिछले 2-3 दिनों में, और जहां के रहने वाले हैं मेहसाणा के जिग्नेश मेवानी, वहां पर ब्लॉक स्तर पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं।
वो सिर्फ दलितों के द्वारा नहीं हुए हैं, बल्कि सर्व समाज के द्वारा उस तरह के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया तो उसको दिखाएगा नहीं। तो इसलिए ऐसे लगता है कि सब कुछ शांत है। इसका उल्टा असर हो सकता है गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि जिग्नेश मेवाणी को के साथ जो वो कर रहे हैं, ये उनके फायदे के लिए जो वो कर रहे हैं, हो सकता है कि इसका असर उल्टा हो जाए। जी जी, मैं एक चीज और जरा प्रोफेसर साहब आपसे समझना चाहता हूं। जो सो कॉल्ड देश के दलित आइकॉन्स हैं, जो अपने को कहते हैं कि मैं दलितों की वॉइस हूं, पॉलिटिकल वॉइस की बात मैं कर रहा हूं, मायावती जी हैं, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर जी हैं, भाई रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान भी अपने को दलित वॉइस बोलते हैं, आरपीआई के अठावले साहब हैं, प्रकाश मतलब सरप्राइजिंगली किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट मैंने कम से कम नहीं देखा है, क्योंकि ये तो घोर बिल्कुल ऐसी बात है जिसपे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो आना ही चाहिए था। सिंह साहब, मैं एक रामचरितमानस के एक उद्धरण से आपके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। रामचरितमानस और इस आधार पर ये जो हिंदुत्ववादी जो पूरी धारा है, उसमें सीधे तौर पर इस बात को दिखाया गया है कि कोई शूद्र या स्त्री अगर वो राम के चरणों में होगा, चरणों को स्पर्श करेगा, तब तो वो उसका कल्याण हो सकता है। मसलन उसके दो उदाहरण मैं आपको दे दूं, एक अहिल्या और दूसरा केवट। केवट ने भी पैर धोए थे और अहिल्या तो तरी ही थी राम जी के चरणों के स्पर्श से जी। लेकिन उसी रामायण में, मैं रामचरितमानस को छोड़ दूं, थोड़ा रामायण की तरफ चलूं जहां से वो बनती है। उसी रामायण में एक कैरेक्टर है शंभू, और ये राम कथा पूरा इस बात को पेश करती है कि अगर जिसने अपने तप से, अपने बल से और अपने ज्ञान से अगर अपने अस्तित्व को खड़ा करने की कोशिश की तो उसकी हत्या हो सकती। तो आज जो हो रहा है, चाहे वो जिग्नेश हो या और दूसरे दलित लीडर्स हो, उनके साथ जो हो रहा, चंद्रशेखर को भी कई बार जेल भेजा गया, लेकिन जो आपने सवाल उठाया वो बहुत मौजूद कि आज क्या है कि मायावती जो कभी पूरे भारत में दलितों की सबसे बड़ी राजनेता मानी जाती थी, जिनका एक लिहाज होता था पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में, वो मायावती खामोश हैं। और सिर्फ इस इशू पर नहीं, इस इशू पर तो मुझे नहीं लगता कि वो घेरती रही है सपा को और कांग्रेस को, ये कहां से बोलेंगे। चिराग पासवान का आपने नाम लिया, रामदास अठावले तो उसी परंपरा के हैं ना, वो अहिल्या की परंपरा और आपके केवट की परंपरा, लेकिन कोई उस तरह से खड़ा नहीं हो रहा है। और ये इशारा इस बात की तरफ भी है कि इस समय दलित राजनीति को तो बनाए रखना है, लेकिन दलित नेतृत्व को खत्म कर देना है जी। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है, ये तो घोषित तौर पर है, अघोषित तौर पर दलितों की लीडरशिप को खत्म कर दे रहा है। क्योंकि आज भी अगर हिंदुत्व की धारा सबसे ज्यादा किसी आइडेंटिटी को चुनौतीपूर्ण मानती है तो वो दलितों की ही धारा है। इसलिए जिग्नेश को ठिकाने लगाना, चंद्रशेखर को ठिकाने लगाना, मायावती को खामोश कर देना, रामदास अठावले को अपने शरणों में ले लेना, चिराग पासवान को हनुमान बना देना, ये इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है जी। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब एक चीज देखिए, ये जैसे सब लोग कल से बहुत बहस हो रही है टीवी चैनल पे कि एक केस और लगेगा और 4 धाराएं 3 धाराएं साथ में एसपी चल रहे थे, नहीं, ये सबको पता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, और इसका जो आपको अगर इसके विरोध में खड़ा होना तो आपको पॉलिटिकली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सब कोर्ट कचहरी की लड़ाई होती रहेंगी, पॉलिटिकल लड़ाई। यहां पे समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो एक बार चन्नी साहब को चीफ मिनिस्टर बना के वोट तो लेना चाहती थी पूरे कि उत्तर प्रदेश में भी उसका असर पड़ जाए। भाई चन्नी जी आपके पास है, आपके पास पूनिया जी उत्तर प्रदेश में, ये भी तो कोई नहीं जा रहा है। कहीं कुछ होता है तो प्रियंका गांधी दौड़ी दौड़ी कई जगह चली जाती हैं। आपकी अपनी पार्टी का अपना एमएलए है, मैंने कोई इस तरह की खलबली कांग्रेस में भी नहीं देख रहा हूं भाई। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर प्रोटेस्ट किया है, और थोड़ा प्रोटेस्ट उन्होंने बाहर निकल करके किया है कि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये केवल विरोध प्रदर्शन है, और हम लोग जानते हैं कि इस समय जो गोदी मीडिया है वो तो इसको दिखाएगा नहीं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति की ये सांध बेला है, और इसमें बौनों का कद बहुत ऊंचा लगने लगा है। लेकिन असल में वो जो बौनापन है उनका, वो गाहे बगाहे दिख ही रहा है।
जिग्नेश मेवाणी को जेल भेजने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी कम से कम असम में और गुजरात में क्या जेल भरो आंदोलन नहीं कर सकती थी? उसे करना चाहिए था। उसका एक लीडर, और वो भी जिसे एक एसेट के रूप में वो देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनका इस्तेमाल वो करना चाहते हैं। उस कांग्रेस पार्टी को जो जूझ रही है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और दलित राजनीति जिस तरह से खत्म हो रही है, उस दलित राजनीति को और दलित वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर होता कि वो जेल भरो आंदोलन करते। लेकिन अगर ये हलचल नहीं है तो इसका सारा तो जो गुनहगार है वो कांग्रेस पार्टी है, या जो विपक्ष के और जो लीडर हैं, उसमें आप मायावती से लेकर के अखिलेश यादव, इन सबको जोड़ लीजिए। इन सबको क्या हो गया? क्या ये नहीं कर सकते थे? एक विपक्ष के चुने हुए जनप्रतिनिधि को जेल भेजा जाना, ये क्या लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? तो अब इन सब की जो खामोशी है, मुझे लगता है कि ये सब वो एयर कंडीशन रूम में बैठ करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपने उस तरह के फेज में वो रहना चाहते हैं कि जहां बहुत आराम हो, केवल ट्वीट करिए। तो इस समय तो ट्वीट का जमाना है। जी, मैं बस अंतिम प्रश्न चलते चलते प्रोफेसर साहब, जो आपने हालांकि उस पे की तरफ इशारा किया है, क्योंकि वो कहीं तो वो सब्र का बांध टूटेगा। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जो भी अभी बीजेपी कर रही हो, जो भी उसको लगता हो कि इससे मुझे पॉलिटिकल फायदा मिलेगा, लेकिन इस वाले इंसिडेंट से मुझे लगता है कि उसका पॉलिटिकल नुकसान होगा। अगर चुनावी गणित को हम देखें तो उसके 1 वोट कम होंगे कि 1000 वोट कम होंगे नहीं मालूम, लेकिन मेरी जो अपना आकलन है उसके हिसाब से इस वाले एक्ट से हो सकता है 4 लोग डर और जाएं, लेकिन नुकसान जरूर होगा वोट का, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, असल में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये कोशिश तो डराने की ही है। जिग्नेश मेवाणी जिस तरह से गुजरात में लोकप्रिय हो रहे थे, और दलितों के साथ एक चीज महत्वपूर्ण है कि उनमें उस तरह की आपको डर नहीं दिखाई देगा। एक निडर होकर के राजनीति करते हैं जिग्नेश मेवाणी भी। अगर आज वो नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है इस दौर में। तो ऐसे लोग जो निडर होकर के आवाज उठा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यशैली को प्रश्नांकित कर रहे हैं, उनको सबक सिखाना, उनको डराना, उनको खामोश कर देना, ये उस पूरी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जो आपने कहा ना कि ये इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और चुनाव तो आने ही वाले हैं, अक्टूबर में संभवतः चुनाव है गुजरात में, और ऐसे में जो राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं जिग्नेश मेवाणी, तो दलितों के भीतर जो कश्मकश, मैंने कहा ना कि 1600 गांव ऐसे हैं गुजरात में जहां पर बाकायदा अस्पृश्यता जारी है, वहां मंदिर में नहीं जा सकते हैं दलित। तो जिग्नेश मेवाणी ने वो चेतना पैदा की थी वहां पे लोगों के भीतर। उन्होंने वो बाकायदा ऊना कांड के बाद उन्होंने वो नारा दिया था कि गाय की पूंछ आप रखिए, हमको तो हमारे अधिकार दीजिए। तो अधिकारों के प्रति जो चेतना उन्होंने पैदा की थी, अब वो रिएक्शन देखने को मिलेगा, और ये वहां पे चल रहा है। और इसी में मैं एक आखिरी बात और जोड़ दूं कि जो बाबा साहब ने अपने संविधान सभा के आखिरी उद्बोधन में जिस बात की तरफ इशारा किया था, जॉन स्टुअर्ट मिल को उन्होंने उद्धृत करते हुए कहा था कि हम किसी महामानव के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को समर्पित ना कर दें और इतना मजबूत ना कर दें कि वो संस्थाओं को ही नष्ट कर दें। उन्होंने जिसके लिए कहा था उसने तो हिंदुस्तान को बनाया, उसने तो संस्थाओं का निर्माण किया। लेकिन आज की जो सियासत है, आज की जो हुकूमत है, वो निश्चित तौर पर लोगों की स्वतंत्रता का हनन करके उन संस्थाओं को नष्ट करने पर तुली हुई। चाहे उसमें आपको कोर्ट की हालत दिखाई दे रही है, या उसमें लोकतांत्रिक मूल्य हैं, या उसमें और भी मीडिया है, तमाम जो संस्थाएं हैं वो सब नष्ट हो रही हैं। लेकिन ऐसे दौर में बाबा साहब को मानने वाले लोग जॉन स्टुअर्ट मिल के इस कथन के उद्धरण को लेकर के चेतना संपन्न होकर के वो खड़े भी हो सकते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि कमजोर करेगी कि आप दलितों को केवल 5 किलो राशन पर या उनको आपस में भिड़ाकर की राजनीति नहीं कर सकते। उनका जो सम्मान और स्वाभिमान है, अगर वो कुचला जाएगा तो उसके खिलाफ वो रिएक्ट करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जिग्नेश मेवाणी का ये मामला बीजेपी के लिए उल्टा भी साबित हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। अगली बार किसी और उसके साथ, और उम्मीद है कि जिग्नेश मेवाणी का, जैसे भाई वो तो आइकॉन केवल
दलितों के नहीं है, मुझे लगता है बहुत यूथ भी उनसे प्रभावित होता है। वो एक यूथ के एक सेक्शन को खास करके जो थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड है उसको भी वो एड्रेस बिल्कुल ठीक से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, थैंक यू।